लोग ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक बातें निकल करके आती है कि हम लोग इस पे निर्भर होते हैं साक्ष्यों के आधार पर, क्योंकि कोई भी अनुसंधान करता उस समय वहां नहीं होता जिसमें घटनाएं घट रही होती हैं। यदि वो घटनाएं घटे उस समय होगा तो वर्तमान में आ जाएगा, लेकिन अगर वो क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहा है तो मतलब ये है कि वो वहां पे नहीं था, इतिहास में घटनाएं घटी है, इसके बाद वो गया है और उसके बाद वो शोध कर रहा है। यानी कि जब वो शोध कर रहा है तो उसके जो शोध के लिए जो रिसोर्सेस होंगे या साक्ष्य होंगे वो डायरेक्ट उस साक्ष्य से उसका सामना नहीं होगा, बल्कि वो जो साक्ष्य उस समय के होंगे उसके आधार पर वह शोध को आगे बढ़ाता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अनुसंधान करता है वो ऐतिहासिक विधि में निरीक्षण की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं कर सकता है जैसा सामान्य अनुसंधान में होता है, क्योंकि जो हो चुका है उसे तो दोहराया नहीं जा सकता। तो हमें साक्ष्यों पर निर्भर होना पड़ता है या शोधकर्ता को साक्ष्यों पर निर्भर होना पड़ता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में साक्ष्यों के संग्रह के साथ उसकी आलोचना या मूल्यांकन भी आवश्यक होता है, तो जिसे हमें पता चले कि तथ्य माना जाए, जिसे संभावित माना जाए कि तथ्य वास्तविक है या नहीं है, या किसी साक्ष्य को भ्रमपूर्ण माना जाए। इस दृष्टि में हमें ऐतिहासिक विधि में साक्ष्यों की आलोचना या मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं साक्ष्यों की आलोचना, जो हम साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि साक्ष्यों की आलोचना का मूल्यांकन स्रोत की सत्यता की पुष्टि तथा उसके तथ्यों की प्रामाणिकता की दोहरी विधि से संबंधित है। एक क्रमशः हम लोग देखेंगे तो दो तरीके से हम लोग इसकी आलोचना देखते हैं। एक होता है बाह्य आलोचना और दूसरा होता है आंतरिक आलोचना। पहला होता है बाह्य और दूसरा क्या है, आंतरिक। आंतरिक आलोचना, अगर हम बाह्य आलोचना की बात करें तो बाह्य आलोचना के अंतर्गत क्या आएंगे? तो बाह्य आलोचना का उद्देश्य साक्ष्यों के स्रोत की सत्यता की परख करना है कि जो स्रोत साक्ष्य में प्राप्त किए हैं जिन स्रोतों से, वह कितना सत्य है, कितना सही है। क्योंकि आपका अनुसंधान, यह अनुसंधान क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुसंधान नहीं है, आप ऐतिहासिक स्रोतों पर निर्भर हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि जो स्रोत हमें मिल रहे हैं वो स्रोत कितने प्रमाणित हैं, कितने वैध हैं। इसके पहले आपको परखना पड़ेगा। यदि आप उसको परख नहीं पाते हैं तो आपकी शोध के परिणाम जो होंगे, क्योंकि जैसे ही आपके स्रोत गलत आएंगे आपके पास, तो आपके पास स्रोत जब गलत आएंगे तो उससे संबंधित शोध के परिणाम भी गलत आएंगे, और परिणाम गलत आएंगे तो आप उसको सही शोध नहीं मान सकते। तो जरूरी होता है कि हम जो हमारे पास स्रोत हैं वो स्रोत सही हो, इसकी प्रामाणिकता की जांच हमें करनी पड़ती है। तो इसीलिए आलोचना यहां पे जरूरी है कि आंकों का स्रोत विश्वसनीय है या नहीं, ये जानना जरूरी है। इसका संबंध साक्ष्यों की मौलिकता निश्चित करने से है कि जो हमारे पास साक्ष्य हैं वो मौलिक तरीके से प्राप्त हुए हैं कि नहीं, वो मौलिकता उसमें है कि नहीं, तो ये हमें जानना जरूरी होता है। जैसे बाह्य आलोचना के अंतर्गत साक्ष्यों के जो साक्ष्य हैं क्या क्या आएंगे बाह्य आलोचना के अंतर्गत? रूप, रंग। जो साक्ष्य होंगे, साक्ष्यों के रूप क्या है, साक्ष्यों के रंग क्या है, साक्ष्य कितने समय बाद लिए गए, किस समय लिए गए, स्थान, साक्ष्य कहां से हमें प्राप्त हुए, और परिणाम की दृष्टि से यथार्थता की जांच करते हैं। परिणाम की दृष्टि से यथार्थता की जांच करते हैं। हम इसके अंतर्गत यह देखते हैं कि जब साक्ष्य लिखा गया, जब साक्ष्य कब जब साक्ष्य लिखा गया जिसे आप साक्ष्य मान रहे हैं, कब लिखा गया, किस स्याही से लिखा गया,
जिस स्याही से लिखा गया, लिखने में जिस शैली का प्रयोग किया गया, जिस शैली का जिस शैली का प्रयोग किया गया, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, इसके अलावा लिपि, किस लिपि का प्रयोग किया गया, उस पे जो हस्ताक्षर हैं, उस साक्ष्य पे जो प्रयुक्त हुए हैं, वे सभी तथ्य मौलिक घटना के समय उपस्थित थे या नहीं। आप इसकी बात जो कर रहे हैं, या जिस समय घटना लिखी गई, क्या जिस समय घटना घटी उसी समय लिखी गई या बाद में लिखी गई? क्योंकि इसमें हम लोग क्या देखना है, हमको यह देखना है कि रूप, रंग, समय, स्थान, इसकी दृष्टि से यथार्थता की जांच करेंगे। लेकिन लिखा गया तो कब लिखा गया, किस स्याही से लिखा गया, क्या उस समय वो स्याही चलती थी जिस साक्ष्य को हम प्रमाण आज मान रहे हैं अपने शोध के लिए? लिखने की जिस शैली का प्रयोग किया गया, क्या वो शैली उस समय थी? इसके अलावा जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, जिस प्रकार की इस लिपि का प्रयोग किया गया, क्या ये लिपि उस समय चलती थी या अभी के संदर्भ में है? तो ये सभी की जांच करना है कि ये सभी का प्रयोग किया गया है उस समय जो घटनाएं जब घटी, उस समय की घटनाओं के आधार पर ये साक्ष्य होने चाहिए। यानी कि उस समय लेखक वहां उपस्थित होना चाहिए। कह सकते हैं कि लिखा गया ये सभी चीजें, उस समय लेखनी, उस समय की स्याही, उस समय की शैली, सब कुछ उस समय का होना चाहिए जब घटनाएं घटी हैं। और यदि ये उपस्थित नहीं थे तो साक्ष्य नकली माना जाएगा। यदि ये उपस्थित नहीं थे तो क्या कहेंगे, साक्ष्य नकली है। साक्ष्य नकली या गलत माना जाएगा। नकली या गलत साक्ष्य माना जाएगा। हम उस साक्ष्य को मानेंगे नहीं, क्योंकि शोध फिर मेरा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वो चीजें, गलत चीजें, हमें डाटा हमारे पास मिल, गलत सूचनाएं मिल रहे हैं, गलत एविडेंस मिल रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ये जो साक्ष्य है वो गलत है। तो इस प्रकार से इसकी एक आलोचना है। तो अगर हमें इनका परीक्षण करना है तो हमें कुछ प्रश्न मन में रखने होंगे और उन प्रश्नों के आधार पर हम इन सब की जांच करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि अगर हमें कोई साक्ष्य देखने हैं, परीक्षण करने हैं, तो हम किन किन प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो ये हमारे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर हम पाना चाहेंगे। जो प्रश्न हमारे पास रहेंगे वो प्रश्न कौन कौन से होंगे, किनका उत्तर हम पाना चाहेंगे। पहला, लेखक कौन था? ये प्रश्न हमारे मन में आएंगे। लेखक का चरित्र व व्यक्तित्व कैसा था? जो लेखक है का चरित्र एवं व्यक्तित्व कैसा था? इस प्रश्न के उत्तर हमें मिलने चाहिए। इसके अलावा क्या उत्तर हमें चाहिए?
हमारे पास क्या प्रश्न होने चाहिए साक्ष्यों के जांच के लिए? लेखक की सामान्य रिपोर्टर के रूप में योग्यता क्या पर्याप्त थी? लेखक के सामान्य रिपोर्टर के रूप में जो लेखक है, क्या वह योग्यता रखता था या नहीं? पर्याप्त थी। क्या वह लिख सकता था जो उसने लिखा है? क्या उस उम्र में था? क्या उसके पास उस भाषा की जानकारी थी जिसने उस किताब को लिखा है? क्या उस समय वो भाषा चल रही थी जिसमें घटना घटी थी, उस भाषा की जानकारी था? तो हम लोग यहाँ एक देखेंगे कि रिपोर्टर जो लेखक है उसकी योग्यता क्या पर्याप्त थी या नहीं थी। तो चौथा, संबंधित घटनाओं में उसकी रुचि कैसी थी? उसकी रुचि कैसी थी? क्या रुचि रखता था वो उसमें? पांचवा, घटना का निरीक्षण उसने किस मन स्थिति में किया? किस मनोस्थिति में किया? ये प्रश्न भी होने चाहिए। अगला प्रश्न होगा, घटना के कितने समय बाद प्रमाण लिखा गया? कितने समय बाद? कितने समय बाद प्रमाण लिखा गया? एक प्रश्न का उत्तर भी चाहिए। फिर उत्तर हमें चाहिए, प्रमाण किस प्रकार लिखा गया? किस प्रकार लिखा गया? स्मरण द्वारा, मतलब याद करके, परामर्श द्वारा, किसी ने सुझाव दिया था उसे कि ऐसा लिखो, देखकर, या पूर्व में जो लिखा गया था यानी कि पूर्व ड्राफ्ट को मिलाकर? या पूर्व ड्राफ्ट को मिलाकर? लिखित प्रमाण अन्य प्रमाणों से कहां तक मिलता है? प्रमाण अन्य प्रमाणों से कितना मिलता है? जो लिखित प्रमाण है वो अन्य प्रमाण जो और उपस्थित प्रमाण है उससे वो कितना मिलता है? तो पहला हमारा प्रश्न क्या होगा, लेखक कौन था? लेखन कौन था से मतलब यहां पे है कि जो जिसने लिखा, जो घटनाएं घटी, जिसको हम एक साक्ष्य मानने जा रहे हैं, वह लेखक जिसके बारे में लिख रहा है। जैसे मैं मान लूं कि कोई राजा है या उसके शासन काल में उसके राज्य का, उसके घर का या उसके महल में रहने वाला कोई व्यक्ति उस किताब को लिख रहा हो। एक एग्जाम्पल मानिए, तो वह लेखक कौन था? तो अगर कोई व्यक्ति उसके घर का हो,
उसके महल में रहने वाला हो और वो किताबें लिख रहा हो उस राजा के संदर्भ में, उसके चरित्र के बारे में बात कर रहा हो, तो आपको क्या लगता है कि वो निष्पक्ष हो पाएगा? निष्पक्ष हो पाएगा? उसके कुछ जो संदेह हमेशा रहेगा, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी कि वो जो व्यक्ति है जिसने लिखा है वो कुछ न कुछ पक्षपात जरूर किया होगा। 100% आप निष्पक्ष उसे नहीं मान सकते। तो लेखक कौन था? लेखक का चरित्र और व्यक्तित्व कैसा था? लेखक का चरित्र और व्यक्तित्व से मतलब है कि लेखक जो लिख रहा था वह क्या ऐसा था कि वो जो मन में आए, जो वास्तव चीज है उसी के लिखने की क्षमता उसके पास हो, या वो किसी को खुश करने के लिए, किसी से कुछ उपहार लेने के लिए वह लिख रहा हो? ये लिखने चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि एक शोधकर्ता किसी विश्वविद्यालय में शोध कर रहा है और शोध उसी विश्वविद्यालय के स्थापनाकर्ता पे वो शोध कर रहा है, और आप समझ सकते हैं कि यदि वो उसी पे शोध कर रहा है कि कॉलेज का ओनर वो है और लिविंग है, तो आपको लगता है कि शोधकर्ता उन पे जब शोध कर रहा है, एक तरह से आप कहें कि वो बायोग्राफी निर्माण कर रहा है और एविडेंस वही दे रहा है जिसपे किताबें लिखी जा रही है, जिसपे शोध किए जा रहे हैं, सारे एविडेंस डॉक्यूमेंट वही दे रहा है कि मेरे बारे में लिखो, तो आपको क्या लगता है कि वह शोध पक्षपातपूर्ण नहीं होगा? वह शोध पक्षपातपूर्ण होगा, क्योंकि वो आपको वही चीजें दी जा रही है लिखने के लिए, क्योंकि आपने प्राथमिक स्रोत लेने का प्रयास किया, लेकिन उसी से लिया जिसके बारे में आपको लिखने हैं, जिसके बारे में आपको शोध करने हैं। तो इसके आधार पर जब आप शोध करते हैं तो वहां पे आप पक्षपात रहित नहीं हो सकते, आप पक्षपात करेंगे ही करेंगे। क्योंकि वो रिसर्च स्कॉलर जब मुझसे राय उन्होंने लिया था तो मैंने उनको बताया था कि आप ऐसा करें कि फिर आप अगर उन पर ही शोध करना है तो उनसे कोई एविडेंस ना ले, कोई डॉक्यूमेंट ना ले, खुद से करेक्शन करें, सूचनाओं खुद से संग्रह करें, उनके समर्थक, उनके विरोधी, उनके चहेते, उनके आलोचक सबसे मिलें और सबको एक ही प्रश्न सबसे पूछें, एक ही प्रश्न उन चारों कैटेगरी वालों से पूछें और उनका उत्तर जो आए उसके आधार पर, और इसके अलावा एक सामान्य समूह व्यक्ति उसके आधार पर वहां से सूचना संग्रह करें, और इसके बाद आप माने कि कौन कितना सही बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो आप तो वहां पे अगर हम यहाँ की बात करें, अगर वही बात करते हैं कि लेखक का चरित्र क्या व्यक्तित्व कैसा था, तो कह सकते हैं कि लेखक का चरित्र और व्यक्तित्व सामान्य था। वह जो है वह उस व्यक्ति से जिसपे शोध किया जा रहा था उससे प्रभावित था। इससे आप कह सकते हैं कि लेखक का चरित्र और व्यक्तित्व भी मायने रखता है उस साक्ष्य के लिए। तो अगर उस व्यक्ति के जाने के बाद अगर कोई और उस व्यक्ति पे शोध करने जा रहा है और उस शोधकर्ता के जो शोध प्रबंध है उसको एक साक्ष्य मान रहा है, वो जो शोधकर्ता है जो शोध करने जा रहा है, जैसे मैं शोध करने जा रहा हूं और ऑलरेडी किसी ने शोध उस पर कर रखा है और वो शोध जो किया है वो उसके फ्लुएंस में किया है, उसके पक्षपात में किया, उसके प्रभाव में किया है, और मैं उसको एक साक्ष्य मान को उस पर शोध करूं, क्योंकि वो व्यक्ति अब है नहीं तो हमें, और उसके बारे में अब वो व्यक्ति है नहीं जो उस कार्यकाल खंड में थे, तो अगर मैं उसके 10 साल बाद 20 साल बाद में शोध करूंगा, अब मैं इसको शोध प्रबंध करके एविडेंस मान लूं, एक साक्ष्य मान लूं, तो कितना उपयुक्त होगा, कितना उचित होगा। तो यही बात लेखक का चरित्र और व्यक्तित्व पे मायने रखता है कि जिसके साक्ष्य को, लेखक के किताबों को जिसको हम साक्ष्य मानने जा रहे हैं वो कितना सही है। तीसरा है लेखक के सामान्य रिपोर्टर के रूप में योग्यता या पर्याप्त। अब ये देखना है कि जो लेखक जिसने लिखा है क्या वो इतना योग्य था कि सभी चीजों के बारे में वास्तविक तरीके से चिंतन कर सके, समस्याओं को संपूर्ण रूप में देख सके, और समस्याओं को संपूर्ण रूप में देखने के बाद उसका वास्तविक वर्णन कर सके। क्या वो ऐसा है कि उसके आंतरिक और बाह्य दोनों पक्ष को समझ सके? तो क्या ये क्षमता योग्यता है लेखक में या नहीं थी, जिसका हम साक्ष्य मानने जा रहे हैं? क्योंकि हमारा शोध इन्हीं लेखक पर डिपेंड करता है। अगला है संबंधित घटनाओं में उसकी रुचि कैसी थी। जो लेखक है, जो घटना घटी थी उसमें रुचि क्या था, क्या वह, जैसे मैंने कि आपको केस स्टडी बताया, एक मैंने आपको बताया कि एक रिसर्च ऐसा भी हो रहा है, तो क्या वह ऐसा तो नहीं है कि फ्लुएंस में है, और इसकी रुचि कैसी थी? तो क्योंकि पहले शोधकर्ता की रुचि अन्य प्रकरण को लेकर था, मैं आपको बता दूं,
लेकिन वो उस संस्थान के संदर्भित व्यक्ति ने, जो जिम्मेवार पद पे थे, उन्होंने इनको कन्विंस किया कि आप जो है इस घटना पे शोध कीजिए, इन पे शोध कर दीजिए, बेहतर होगा। क्योंकि वो उसमें एक अच्छे पद पे थे और उनको था कि अगर इन पे शोध करवा देंगे तो जो इस संस्थान के ऑनर हैं वो मुझे खुश, अच्छा समझेंगे, खुश रखेंगे और हो सकता है हमें कुछ बेहतर पारितोषिक सम्मान हमें प्राप्त हो। इसीलिए उसने क्या किया कि जो शोधकर्ता था, जो लेखक था, उसको प्रेशराइज किया कि आप इस पे शोध करें और वो शोध इस आधार पे किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि शोधकर्ता की रुचि उस विषय में नहीं थी, रुचि किसकी थी? दूसरे व्यक्ति की थी, और उसके आधार पर, उसके परामर्श से, जैसे मैं यहां कहा कर रहा हूं परामर्श द्वारा, तो उसके परामर्श से उसने शोध किया उस पर। उसने किताबें जो लिखी, जो एविडेंस आप मान रहे हैं, वो एविडेंस तैयार किए हैं किसी के परामर्श पे, तो कितना सार्थक होगा। इसीलिए आलोचना जरूरी है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में आलोचना का लोग देख रहे हैं तो काफी प्रासंगिक है आलोचना। घटना के निरीक्षण उसने किस मनोस्थिति में किया? अब मान लीजिए कोई घटना घटी है और उस घटना के बारे में कोई प्रत्यक्षदर्शी है जिसने कुछ लिखा, या और उसने एक लिखा उस घटना के बारे में। अब आप बता सकते हैं उसकी मनोस्थिति कैसी, क्या समान मनोस्थिति में था, उससे प्रभावित था, या उसका विरोधी था, या उसकी मनोस्थिति थी बेचैनी थी लिखने की, जल्दी से कुछ भी लिख दे, जल्दी खत्म करें लिख करके, क्या ऐसी स्थिति तो नहीं थी? तो मनोस्थिति कैसी थी उस लेखक का जिसके लिखी हुई चीजों को मैं एविडेंस मान रहा हूं अपने शोध के संदर्भ में। फिर घटना के कितने समय बाद प्रमाण लिखा गया? बात होती है कि जब घटना घटती है उस समय आप किसी प्रमाण को लिखते हैं तो आप जो है वो प्रमाणिकता ठीक ठाक लिख लेंगे। दिक्कत तब होती है जब घटना घट गया और इसके बाद लगा आपको कि अच्छा वो घटना घटा तो उसके बारे में मुझे किताब लिखना चाहिए था, आपके मन में ख्याल आया 1 साल बाद। अब उस समय जो घटनाएं घटी थी उसमें आपने तुरंत अगर लिखना शुरू किया होता तो घटनाओं को आप जो ज्यादा बेहतर से प्रत्यक्ष के रूप में लिख सकते थे। लेकिन समस्या ये आ रही है कि आप जो घटना जो घट गया उस घटना के घटने के बहुत लंबे समय बाद लिख रहे हैं, तो जो कुछ चीजें होंगी आपके मनोस्थिति से, आपके मन से हट जाएगा और कुछ चीजों को आप छोड़ देंगे या कुछ चीजों को जोड़ करके उससे बना करके आप अलग से कुछ ऐड कर देंगे। जैसे हमारे जितने भी अभी देखेंगे कि जो हमारे खास करके धार्मिक जो पुस्तकें हैं उसमें बहुत सारे डिफिशियंसीज निकल करके आ रहे हैं, उस पर क्रिटिसिज्म किए जा रहे हैं उन किताबों का। क्यों किए जा रहा है? क्योंकि वो किताबें जो है जो लिखी गई थी वो उस लिपि में नहीं है जिस लिपि में लिखी गई, जिसमें घटनाएं घटी। वो किताबों में वो जिसका जिक्र नहीं है, वास्तव में वो शब्द वो श्लोक नहीं है जो उस समय के थे, उससे बहुत सारे मैनिपुलेशन है, तो उससे बहुत सारे प्रश्न निकल के आ रहे हैं, इसलिए आलोचक भी ज्यादा है। और जब आलोचक ज्यादा है तो जो उसमें जिनका विश्वास है उन्हें बुरा लगता है कि ये आलोचना की जा रही है हमारी। तो अगर समय बाद लिखे जा रहा है, उसमें कोई प्रवचन कर रहा है जोड़ करके अलग अलग तथ्यों को मिला करके संगठित करके सूचनाओं को तो कर रहा है, वो तथ्य वास्तविक तथ्य का प्रस्तुति वो कैसे कर सकता है? नहीं कर पाएगा। प्रमाण किस प्रकार लिखा गया? प्रमाण जिसे आप मान रहे हो किस प्रकार लिखा गया? स्मरण द्वारा? क्या उसे याद था इसलिए लिख लिया, या कोई बोलता गया, एडवाइस देता गया ऐसे लिखो, ये लिखो, वो लिखो, उसने लिखा गया? वो उस समय था घटना होते समय कि देख करके लिखा, या पूर्व में बहुत सारी लिखी गई थी चीजें थी, उसको उसने एविडेंस मान लिया, एक नई किताब उसने लिख डाली और उसको आप एविडेंस मानने जा रहे हैं, उसको आप साक्ष्य मानने जा रहे हैं। तो अब मामला ये आता है कि क्या वो प्रमाण कितना वैध माना जाएगा, कितना विश्वसनीय होगा, तो इसकी आलोचना क्यों नहीं होनी चाहिए। अगला है लिखित प्रमाण अन्य प्रमाणों से कितना मिलता है। जैसे जो लिखित प्रमाण जो है वो अन्य जो सूचनाएं आपको प्राप्त हो रही है उससे कितना मिलता जुलता है, क्या वो वैसे ही हूबहू है जितना अन्य सूचनाएं हैं। जैसे मैं कहा बात करूं कुछ धार्मिक ग्रंथ ऐसे जिसको 4-5 बार 10 बार अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से अपने अनुसार लिख दिया। अब दिक्कत यह है कि सब में विसंगतियां हैं, सब में विसंगति है, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है उसके अनुसार। वो किसी एक्टर को उसमें जो रोल है किसी को हीरो बना दे रहा है, कोई किसी को विलेन बना दे रहा है। कुछ घटनाओं का वर्णन वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में कर रहा है, दूसरे लेखक दूसरे परिप्रेक्ष्य में उस घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं, समय काल में भी अंतर आ रहे हैं। तो अगर आप उसे प्रमाण मान ले जा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि वो प्रमाण आपका कहां तक मिलता है। तो आपको जब बाह्य आलोचना की बात करेंगे तो इन तथ्यों पे इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने चाहिए,
तो आप ऐतिहासिक अनुसंधान ठीक से कर पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे आंतरिक आलोचना के संदर्भ में। हम लोगों ने पहले देखा बाह्य आलोचना, अब हम देखते हैं आंतरिक आलोचना। आंतरिक आलोचना क्या है? आंतरिक आलोचना के अंतर्गत हम स्रोत में निहित तथ्यों तथा सूचनाओं का मूल्यांकन करते हैं कि जो अब स्रोत मेरे पास है वो स्रोत कैसे हैं और उसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। आंतरिक आलोचना का उद्देश्य साक्ष्य आंकड़ों की सत्यता और महत्व को सुनिश्चित करना है कि इस जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं वो कितने सत्य है, कितने महत्व रखते हैं हमारे शोध के संदर्भ में। अतः आंतरिक आलोचना के अंतर्गत हम विषय वस्तु की प्रामाणिकता और सत्यता की परख करते हैं। इसके लिए हम जैसे हम उसमें कुछ प्रश्न हम बाह्य आलोचना में रखे थे, तो वैसे ही हम आंतरिक आलोचना के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो ये जो हमारा जो आंतरिक आलोचना होगा तो स्रोत में निहित जो तथ्य हैं सूचनाओं का मूल्यांकन करते हैं। स्रोत में निहित तथ्यों एवं सूचनाओं, जो हमारे सूचनाएं हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। कि हमें तो मिल चुके हैं, अब करना है कि मूल्यांकन करना है कि कितना सत्य है, कितना महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो आंतरिक आलोचना इसका उद्देश्य हमारा होगा कि सत्य और महत्ता, सत्य, सत्यता एवं सत्य एवं महत्व है इसको सुनिश्चित करेंगे। सुनिश्चित करना ये हमारा उद्देश्य होता है इसके संदर्भ में। इसमें हम फिर क्या करते हैं, विषय वस्तु की प्रामाणिकता और सत्यता की परख करते हैं। विषय वस्तु की सत्यता एवं प्रामाणिकता की परख करते हैं, जांच करते हैं। यही काम हम करते हैं इसमें। तो अगर हमें परख करने हैं तो फिर हमें प्रश्न चाहिए। उन प्रश्नों का उत्तर अगर हमें मिल जाता है तो परख सही है, उत्तर नहीं मिलता है तो हमारे जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं वो आंतरिक तरीके से गुणवत्तापूर्ण नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से प्रश्न हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न होगा, इसे में हम लोग प्रश्न एक एक देखेंगे। क्या लेखक ने वर्णित घटना स्वयं देखी है? क्या लेखक ने वर्णित घटना, जिस घटना को वर्णन लेखक ने किया अपनी किताब में, स्वयं देखी है? पहला प्रश्न ये हमारा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या होगा, क्या लेखक घटना के विश्वसनीय निरीक्षण हेतु सक्षम था? क्या लेखक घटना के विश्वसनीय निरीक्षण हेतु सक्षम था? तीसरा प्रश्न निकल करके आएगा, घटना के कितने दिन बाद लेखक ने उसे लिखा?
कितने दिन बाद, ये भी महत्वपूर्ण है। चौथा, क्या लेखक ऐसी स्थिति में तो नहीं था जिसमें उसे सत्य को छिपाना पड़ा हो। क्या लेखक ऐसी स्थिति में तो नहीं था जिसे जिससे सत्य को छिपाना पड़ा हो। पांचवा, क्या लेखक धार्मिक, राजनीतिक, जातीय पूर्व धारणा से तो प्रभावित नहीं था। जातीय पूर्व धारणा से ग्रसित या प्रभावित या प्रभावित तो नहीं था। छठा, उसके लेख व अन्य लेखों में कितनी समानता है। अन्य लेखों में कितनी समानता है। इसकी जांच हमें कर, ये प्रश्न का उत्तर चाहिए। सातवां, क्या लेखक को तथ्य की जानकारी हेतु पर्याप्त अवसर मिला था। लेखक को तथ्य की जानकारी हेतु पर्याप्त समय मिला था। यह प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए। आठवां, क्या लेखक ने साहित्य प्रवाह में सत्य को छिपाया तो नहीं। इनकी जांच हमें करनी है। इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं, इन्हीं आधार पर ऐतिहासिक आंकड़ों की आंतरिक आलोचना के पश्चात ही अनुसंधानकर्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता है और यह जानने का प्रयास करता है कि जो ये हमारे जो आंकड़े हैं वो कितने सही हैं। तो पहला क्या है, आंतरिक आलोचना है। तो जब प्रश्न पूछेंगे तो पहला होगा, क्या लेखक ने वर्णित घटना स्वयं देखी है। तो उसे स्वयं देखेगा और वो लिखेगा तो बेहतर होगा। दूसरा, क्या लेखक घटना के विश्वसनीय निरीक्षण में सक्षम था। क्या वह इतना सक्षम था वो विश्वसनीय निरीक्षण उसका कर सके, सभी एंगल से उस घटना को समझ सके। घटना के कितने दिन बाद लेखक ने उसे लिखा। अगर घटना के बहुत लंबे बाद लिखा गया है तो बहुत सारे तथ्य ऐसे होंगे जो उसे इस स्मरण से खत्म हो जाएंगे, याद ही नहीं रहेंगे क्या लिखने हैं। जो मूल चीजें याद रखेंगे लिखेगा, फिर उसको कड़ी जोड़ने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए कुछ और चीजों को ऐड कर देगा। क्या लेखक ऐसी स्थिति में तो नहीं था जिससे सत्य को छिपाना पड़ा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि लेखक लिखता जरूर है लेकिन उसे लगता है कि ये चीज अगर मैं लिख दूं सामने जो या इस घटना से जो प्रभावित है उन्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए लिखना उतना ही है कि कुछ चीजों को लिख दो, कुछ चीजों को छोड़ दो, जैसे आज के न्यूज चैनल करते हैं। वो इसलिए हमें न्यूज दिखाते हैं ताकि हम सत्य की जानकारी न रख सकें। कहीं ऐसा तो नहीं है। क्या लेखक राजनीतिक, धार्मिक, जातीय पूर्व धारणा से ग्रसित तो नहीं था। होता क्या है, देखिए लोग अगर कोई राजनीतिक पक्षधर है और वो किताब लिख रहा है
तो आप मान सकते हैं कि वो उसमें लिखते समय वास्तविक तथ्यों को से छेड़छाड़ किया होगा, नहीं लिखा होगा। धार्मिक अगर उसी धर्म का व्यक्ति है और उसका वो वक्त है और उसके बारे में उसे किताबें लिखनी है, तो वास्तविक चीजों को क्यों लिखेगा, क्यों नहीं धार्मिक पक्षपात करेगा। वो जातीय, अगर किसी जाति या किसी संप्रदाय से है तो उस चीजों को क्यों नहीं पक्ष लेगा। हो सकता है उस घटना के बारे में पूर्व धारणा उसके पास मन में बना हुआ हो और रहेगा कि हम ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा लिखेंगे, ऐसा करेंगे। जैसे जब रिसर्चर भी ऐसा गलती करते हैं कि जब रिसर्च करते हैं तो कभी कभी पूर्व धारणा से ग्रसित होते हैं। जब पूर्व धारणा से ग्रसित होते हैं तो उसके मन में ऑलरेडी क्या परिणाम आने वाले हैं उसके मन में चल रहा होता है। उसको लगता है कि नहीं, परिणाम ऐसे कैसे आ जाएगा, ये आना चाहिए था। वो हाइपोथेसिस जो मन में रखा है वो हाइपोथेसिस से वो एग्री नहीं कर रहा है, तो इसी आधार पर पूर्व धारणा से ग्रसित तो नहीं था जिसे लिखा है। उसके लेख व अन्य लेखों की कितनी समानता है, जो लेख लिखा गया उसके माध्यम से और अन्य लेख जो लिखे गए उसमें क्या सिमिलरिटी आपको मिल रही है, ये जांचना है। क्या लेखक को तथ्यों की जानकारी हेतु पर्याप्त समय मिला था। वो तथ्य की जानकारी लिया लेकिन वो लगा कि उसके समय लगना चाहिए कम से कम इतने आवर, इतने घंटे, इतने दिन, लेकिन उसने जल्दीबाजी में कुछ कुछ लिख करके वो खत्म कर लिया। तो पर्याप्त समय होना चाहिए किसी तथ्य को ठीक से रखने के लिए। क्या लेखक ने साहित्य प्रवाह में सत्य को छिपाया तो नहीं। अब मान ली लिख रहा है लेकिन लगा कि ये शब्द ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाएंगे अगर मैं लिख दूं। जैसे मूवी बनते हैं तो मूवी में क्या होता है कि वो तथ्यों को सही किताबों से वो संग्रह करते हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ चीजों को मिक्सअप नहीं करेंगे मूवी चलेगी ही नहीं, उनका मानना होता है। तो बहुत सारी चीजों को लिख देते हैं, तो जो राइटर होता है मूवी का लिखने वाला वो अन्य चीजों को उसमें ऐड कर देता है। जब अन्य चीजों को उसमें ऐड कर देगा धारा प्रवाह बनाने के लिए उसको, तो आप समझिए कि उस धारा प्रवाह बनाने के लिए कभी किसी चीज को छुपाया जाता है, किसी चीज को दिखाया जाता है, या पब्लिक मूवमेंट क्या होगा ये आधार पर भी किसी चीज को छिपाया जाता है। ये भी जांच करना है कि सत्य को छिपाया तो नहीं। तो जब हम इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर भी हम जो ऐतिहासिक आंकड़े में प्राप्त होते हैं और आंतरिक आलोचना इसी के आधार पर किए जाते हैं, और जो अनुसंधान करता है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है इन्हीं प्रश्नों के आधार पर। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में।